बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो प्रोफेशनली एक टॉपिक है। जैसे हमने इससे पहले अपने चैनल में आपको बताया था कि हम प्रोफेशनल टॉपिक में अपने स्टूडेंट्स के लिए लाएंगे, और जो है हमने इससे पहले आपको एक प्रोफेशनली टॉपिक में आपको बताया था, जैसे सैलरी टैक्स के बारे में आपको बताया था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वो है ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी क्या होती है स्टूडेंट्स? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ स्टूडेंट्स। ग्रेजुएटी जो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ को एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दी जाती है ग्रेजुएटी। इसके पीछे भी एक लॉ होता है। वो लॉ क्या होता है? वो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 एक लॉ होता है जो ग्रेजुएटी को डील करता है, जिसके अंदर ग्रेजुएटी से रिलेवेंट तमाम नेसेसरी रिक्वायरमेंट डिफ़ाइन होती हैं। हम आपको आज के लेक्चर में उस लॉ का भी थोड़ा सा टच देंगे, और ग्रेजुएटी की वर्किंग कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे, और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, इसमें क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, हम आपको एक मिनिमाइज़ कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उससे आपका एक आइडिया हो जाएगा कि ग्रेजुएटी होती क्या है। फिर आपको ये भी बताएंगे कि ग्रेजुएटी लीगल ऑब्लिगेशन है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, मतलब ये कि लीगल राइट है एम्प्लॉई का या कंस्ट्रक्टिव राइट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम ज़ाये किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन आपको बताते हैं कि ग्रेजुएटी क्या चीज़ होती है। मैं डेफिनेशन रीड आउट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, डेफिनेशन: ग्रेजुएटी इज़ द अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर द सर्विसेज, ब्रैकेट में लिखा है जैसे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, ये आपको समझाते हैं, रेंडर्ड बाय हिम और हर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कह रहा है कि ग्रेजुएटी वो अमाउंट होती है जो एम्प्लॉयर पेड करता है किसको? अपने, या एम्प्लॉयर का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉयज़ को पे करती है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, रेंडर मतलब परफॉर्म कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उस एम्प्लॉयमेंट पीरियड के अंदर अपनी सर्विस परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन कौन सी सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर ग्रेजुएटी का लॉ जो है वो एग्जिस्ट भी करता है। कौन सी सर्विस? परमानेंट सर्विसेज। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ग्रेजुएटी अप्लाई नहीं होती, इसलिए मैंने लिखा है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परमानेंट जो एम्प्लॉयमेंट जिन एम्प्लॉयज़ की होती हैं, वो अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ देयर सर्विसेज, और उन सर्विसेज का, और वो कंटिन्यू सर्विस होती है। दूसरा ये भी पॉइंट है, वो भी आपको बताएंगे कंटिन्यू किसको कहा जाता है। और अभी आप ये जहन में रखें कि परमानेंट सर्विसेज जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ठीक है, उस एम्प्लॉयमेंट पीरियड के अंदर, उस एम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान, तो कंपनी या एम्प्लॉयर वो आपको उस पीरियड के लिए ग्रेजुएटी पे कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, परमानेंट एम्प्लॉय कब बनता है? इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होती है? परमानेंट एम्प्लॉई स्टूडेंट्स, एक एम्प्लॉई जब बनता है, जब वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन होता है, तो सबसे पहले उसका प्रोबेशनरी पीरियड उसके लिए रखा जाता है। वो 3 मंथ्स का भी हो सकता है, वो 6 मंथ का भी हो सकता है, वो 9 मंथ्स का भी हो सकता है, वो 1 ईयर का भी हो सकता है। हर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी पॉलिसी के हिसाब से प्रोबेशनरी पीरियड सेट कर रही होती हैं। अगर वो प्रोबेशनरी पीरियड वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है वो एम्प्लॉई, तो फिर उसकी कंफर्मेशन ऑफ सर्विस हो जाती है। उसके बाद उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो परमानेंट कंसिडर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ सर्विसेज मैंने देखा, जब उसकी कंफर्मेशन हो जाती है, जब प्रोबेशनरी पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो उसको परमानेंट एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी, कि ग्रेजुएटी पेमेंट के हवाले से है। अच्छा, पेमेंट के हवाले से स्टूडेंट अब मैं आपको रीड आउट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे, ग्रेजुएटी विल बी पेड ओनली व्हेन एम्प्लॉय मिनिमम कंप्लीट 12 मंथ्स, ठीक है, 1 ईयर कंटिन्यूस पेड सर्विसेज विदाउट एनी गैप इन सर्विसेज एज पर ग्रेजुएटी एक्ट 1972। यहाँ तक ठीक है। पहले मैं ये समझाता हूँ स्टूडेंट। ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएटी जो है इस लॉ में 1972 में लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है। मैं आपको उस जो चीज़ लिखी हुई है ना स्टूडेंट, उसका जो है ना, आपको एक स्क्रीनशॉट भी दे दूँगा, जो आपको विंडो पे आपकी शो हो जाएगा। उसमें कुछ क्लॉज होंगे, आप पढ़ लीजिएगा उनको। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रेजुएटी पे होगी, एक तो परमानेंट एम्प्लॉय को पे होगी,
दूसरा उसको पे, एक तो परमानेंट हो, ऐसा नहीं 6 मंथ के बाद वो कहे मुझे ग्रेजुटी दे दो, मैं तो परमानेंट हो गया था, 3 महीने के मेरा प्रोबेशनरी पीरियड था, मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, मुझे 6 महीने हो गए, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ग्रेजुटी दो, तो उसको ग्रेजुटी नहीं दी जाएगी। ग्रेजुटी के लिए कम से कम मिनिमम उसको 1 साल या 365 डेज़ उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में लगाने होंगे या सर्व करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब उसको ग्रेजुटी के लिए वो एलिजिबल होगा। 1 साल या 365 डेज़ कंटिन्यू पेड सर्विस। कंटिन्यू पेड सर्विस का मुराद है कि ये कि जैसे अगर प्रोबेशनरी पीरियड पे चल रहा है और अगर उसने ड्यूरिंग प्रोबेशनरी पीरियड ही उसको कोई लीव, जैसे हर कंपनी अलाउ नहीं करती, उसने कोई लीव अवेल कर दी 6 दिन की, 7 दिन की, 8 दिन की, तो वो जो 6, 7, 8 दिन होंगे वो पेड सर्विस में नहीं आएंगे, वो अनपेड सर्विस होंगे। उनको फिर ग्रेजुटी कैलकुलेशन में आगे जाके एलिमिनेट करना होगा। ये भी आपको बताएंगे, ये कह रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये कह रहा है ग्रेजुटी विल बी पेड ओनली व्हेन द एम्प्लॉय मिनिमम कंप्लीट 12 मंथ्स 1 ईयर कंटिन्यू पेड सर्विस विदाउट एनी गैप। आगे उसने डिस्क्लोज कर दिया विदाउट एनी गैप इन सर्विसेज एज पर ग्रेजुटी एक्ट 1972। ये चीज़ ग्रेजुटी एक्ट में लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एम्प्लॉयर पे ग्रेजुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लीव सर्विसेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ग्रेजुटी सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं दी जाती। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट है। ठीक है, जब एक एम्प्लॉय स्विच करके ऑर्गेनाइजेशन दूसरी जगह जा रहा होता है तो वो रिटायरमेंट तो नहीं हुई ना, वो स्विचिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी हुई कि वो स्विच करके दूसरी जगह जा रहा है, रिटायर तो नहीं हो रहा, वो स्विच करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है, तो उस सूरत में भी उसको ग्रेजुटी इंटाइटल की जाएगी, पे की जाएगी। ये कह रहा है स्टूडेंट। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, आगे देखें, जैसे मैंने लिखा हुआ है एम्प्लॉयर पे ग्रेजुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लीव सर्विसेज। उस सर्विसेज को छोड़ के जा रहा है, रिटायर नहीं, दूसरी जगह ज्वाइन कर रहा है वो। अब ये एरो आप देखें, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम परमानेंट टू कॉन्ट्रेक्चुअल एक चीज़, और स्विच अ जॉब टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। 2 रीज़न। एक रीज़न तो ये कि एम्प्लॉयमेंट स्विच करके दूसरी जगह पे जा रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो उसको ग्रेजुटी ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। दूसरा, उसकी एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रही है, अब वो रिटायर हो रहा है, 60 ईयर का हो गया, 60 और इससे अबव का हो गया है, तो अब वो उसको एम्प्लॉय को पहले परमानेंट था, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जा रहा है। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लाने से पहले उसको ग्रेजुटी पे ऑफ की जाएगी, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाएगा। तो ये एक भी टर्म होती है पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप चलते हैं नेक्स्ट इसकी स्लैब की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी आपको एक नेक्स्ट स्लैब में जाने से पहले एक चीज़ आपको मज़ीद क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, वो ये चीज़ है, अभी एक ये स्लाइड्स के थ्रू आपको ये एलिजिबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी, ये जैसे मैंने पहले कॉन्सेप्ट में आपको डिस्कस किया कि एलिजिबल कौन होते हैं ग्रेजुटी के लिए। ग्रेजुटी के लिए कौन से एम्प्लॉयज़ एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने ग्रेजुटी एक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये जो 3 पॉइंट मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपको रिप्रेजेंट किए हैं, ये मैंने ग्रेजुटी एक्ट से लिए हैं। मैंने स्टूडेंट्स ग्रेजुटी एक्ट 1972 से लिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कन्फर्मेशन ऑफ सर्विसेज होगी और उसमें कोई गैप नहीं होगा, नो गैप होगा, 1 साल कंप्लीट कर लेगा, 365 डेज़ कंप्लीट विदाउट एनी गैप। ठीक है, अनपेड उसमें सर्विसेज नहीं होंगी, तो वो क्या है, ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल है। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस। और दूसरा पॉइंट कंटिन्यू और नो गैप और 1 ईयर से, ये उसी में कवर कर दिया। ठीक है, यानी एक तो ये कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस होगा। सेकंड पॉइंट, वो उसकी कंटिन्यू पेड सर्विस होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए उसकी सर्विस में। कब? 1 साल का जो टाइम पीरियड होगा 365 का। और तीसरा, मिस कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा। तो मिस कोड ऑफ कंडक्ट होगा, मिस कोड ऑफ कंडक्ट शुड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग सर्विसेज। कोई मिस कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए उसकी ड्यूरिंग सर्विसेज में, तो वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट अगर मीट करते हैं तो ग्रेजुटी उस एम्प्लॉय को इंटाइटल कर दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी। ठीक है, पहले हमने पेमेंट डिस्कस की,
ठीक है। अब हम आपसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन होगी तो फिर पेमेंट्स तो आप करेंगे, इसलिए हम पहले पेमेंट्स को करते हैं। ठीक है, पेमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का आपको कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, पेमेंट का तो आपको हमने डिफ़ाइन कर दिया है। अच्छा, पेमेंट के लिए सबसे पहले स्टूडेंट की कि ये देखा जाएगा जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो एम्प्लॉय लास्ट ड्रॉन ग्रॉस सैलरी होगी, जो भी करंट उसकी ग्रॉस सैलरी होगी जो ऑर्गेनाइजेशन से ले रहा होगा, उसकी बेस पे ग्रेजुएटी कैलकुलेट होगी। ये चीज़ किस में लिखी हुई है? ये ग्रेजुएटी एक्ट में लिखी हुई है 1972 में। जैसे ये कह रहा है लास्ट ड्रॉन ग्रॉस सैलरी एज़ पर ग्रेजुएटी एक्ट 1972। जो ऐसा नहीं है कि उसकी करंट सैलरी जस्ट सपोज 50,000 है और उसकी पहली सैलरी थी 35,000, आपने 35,000 से ग्रेजुएटी कैलकुलेट कर दी, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। उसकी जो लास्ट ड्रॉन ग्रॉस सैलरी है, जिसे हम करंट सैलरी कहते हैं, उसकी बेस पे ग्रेजुएटी कैलकुलेट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब है लास्ट ऑन ग्रॉस सैलरी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके लिए एक फार्मूला भी है जो हम ग्रेजुएटी कैलकुलेट करते हैं मंथ वाइज, उसके लिए फार्मूला लगाया जाता है। क्या होता है? लास्ट ऑन ग्रॉस सैलरी को, जैसे मैंने इसमें दिखाया, उसको डिवाइड कर दिए थे 12 से। 12 से डिवाइड किस लिए किया जाता है? ताकि पर मंथ हमारे पास ग्रेजुएटी का अमाउंट आ जाए, ताकि हम उसको प्रोरेट करके कैलकुलेट कर सके उसके पर मंथ सैलरी। ठीक है। और अब इसमें एक पॉइंट और भी है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट कह रहा है ना, इफ़ एन एम्प्लॉय वर्क 15 डेज इन स्पेसिफिक मंथ एज पर ग्रेजुएटी एक्ट 1972, ऑर्गेनाइजेशन कैन कंसिडर एज अ होल मंथ फॉर ग्रेजुएटी पेमेंट ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ नोटिस पीरियड। क्या मतलब इसका मतलब ये है, एक एम्प्लॉय रिज़ाइन दे के जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ। तो वो रिज़ाइन जब उसने लास्ट पीरियड जो परफॉर्म किया, जस्ट सपोज़ के उसका लास्ट वर्किंग डे था कि 15 मार्च था, 15 मार्च था, पूरा मंथ परफॉर्म नहीं कर सका, 15 मार्च था, 15 मार्च लास्ट वर्किंग डे था। तो कंपनी उसको 15 मार्च तक, जो कि लास्ट वर्किंग डे है, उससे ऊपर वो काम नहीं करेगा, तो 15 मार्च को वो एज अ होल मंथ कंसिडर कर सकती है, पूरा मंथ कंसिडर कर सकती है। ये चीज़ किस में लिखी हुई है? ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में लिख दी गई है। लेकिन वो एक ही दफ़ा में कंसिडर होगा, ऐसा ना हो नोटिस पीरियड के दौरान भी 15 मंथ काउंट हो रहे हों, इससे पहले भी किसी पीरियड पे हो रहे, वो वन टाइम ही होगा। किसी भी एक स्टेज पे आप देखते हैं उस एम्प्लॉय ने 15 डेज़ परफॉर्म किए हुए हैं, तो उसको एज अ होल मंथ आप ग्रेजुएटी पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। ये बात इस क्लॉज में लिखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं, अब आपको नेक्स्ट बताते हैं। टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विसेज का मतलब है, अगर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एग्जिस्ट करती है ड्यूरिंग सर्विसेज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज़ की होगी, तो उस सूरत में वो ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा एज़ पर ग्रेजुएटी एक्ट 1972। ये कह रहा है, जैसे मैं रीड आउट कर रहा हूँ, इफ़ एन एम्प्लॉय टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विसेज ड्यू टू मिस कोड ऑफ कंडक्ट ही और शी विल नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेजुएटी एज़ पर ग्रेजुएटी एक्ट 1972। ठीक, 1972। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें एक चीज़ है, लीगल और कंस्ट्रक्टिव राइट। ये ग्रेजुएटी क्या चीज़ है? लीगल राइट है या कंस्ट्रक्टिव राइट है? ठीक है। अब हम इसमें ये आपको रीड आउट करते हैं। ग्रेजुएटी इज़ अ कंस्ट्रक्टिव राइट ऑफ एम्प्लॉय। मतलब ये कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कोई मिस कोड ऑफ कंडक्ट अगर एग्जिस्ट करेगा उसकी टेन्योर ऑफ सर्विसेज में, तो उसको ग्रेजुएटी इंटाइटल नहीं की जाएगी। ये चीज़ लिखी हुई है किसमें? ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में। इस क्लॉज को मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा आपकी नॉलेज के लिए कि आप इसको रीड आउट कर लें। इसकी वजह से ग्रेजुएटी को कंस्ट्रक्टिव राइट कहा गया है। लीगल राइट क्या चीज़ है? लीगल राइट सैलरी है, सैलरी आपको मिलनी है। ग्रेजुएटी अगर आपकी सीज़ हो जाती है किसी मिस कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, लेकिन सैलरी आपको मिलेगी 100%। ठीक है, वो लीगल राइट है। या इन शॉर्ट आप ये समझ लें, कंस्ट्रक्टिव राइट चैलेंज नहीं किया जा सकता, लीगल राइट को चैलेंज किया जा सकता है, आप ये समझें। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको समझाते हैं मज़ीद फर्दर ग्रेजुएटी का। अच्छा स्टूडेंट, ग्रेजुएटी जो होती है दो टाइप्स की होती है। एक होती है अप्रूव ग्रेजुएटी, जिसे रजिस्टर्ड ग्रेजुएटी कहा जाता है। एक होती है अनअप्रूव ग्रेजुएटी, जिसे नॉन रजिस्टर्ड ग्रेजुएटी कहा जाता है। अप्रूव ग्रेजुएटी क्या होती है स्टूडेंट्स? अप्रूव ग्रेजुएटी वो होती है वो जो टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होती है, जिस पर टैक्स लगता है, जिस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है,
वो टैक्स आपको पे करना पड़ता है ग्रेजुटी को। नॉन अप्रूव वो ग्रेजुटी होती है जो टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं होती, जिस पर टैक्स नहीं लगता, वो जस्ट आपकी अपनी एक लायबिलिटी के तौर पे कंसिडर होता है, उस पर टैक्स कोई पे नहीं करना पड़ता। इस पे अप्रूव एंड अनअप्रूव ग्रेजुटी ये है, जैसे मैं रीड आउट कर रहा हूँ। अप्रूव ग्रेजुटी रजिस्टर्ड विद टैक्स अथॉरिटी, टैक्स विल बी एप्लीकेबल, ठीक है, ये अप्रूव ग्रेजुटी। अनअप्रूव ग्रेजुटी क्या होती है? नॉट रजिस्टर्ड विद टैक्स अथॉरिटी, टैक्स विल नॉट एप्लीकेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट बेनिफिट है, ग्रेजुटी पब्लिक में नहीं है। पब्लिक में ग्रेजुटी पे नहीं होती, पब्लिक में या गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट इदारों में पेंशन होती है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में क्या होती है? रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे ग्रेजुटी भी पे होती है, प्रोविडेंट फंड भी पे होता है, ये उसी को रेफ़र किया गया है। प्राइवेट सेक्टर पे ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड टू देयर एम्प्लॉयमेंट एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। और सेकंड में क्या कह रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर पे पेंशन टू देयर एम्प्लॉयज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब ये रिटायरमेंट बेनिफिट, क्योंकि दो सेक्टर हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, दोनों के अलग अलग रिटायरमेंट बेनिफिट हैं। प्राइवेट सेक्टर में ग्रेजुटी भी है और प्रोविडेंट फंड है रिटायरमेंट बेनिफिट, और गवर्नमेंट में पेंशन है रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल 7%। तो अब एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? Mr. A started his job in Ali Trading Company from 1st January 2021 with basic gross salary ₹72. After completion of first year of continued paid survey, Mr. A switched his job in other industry and his last working day 15 March 2022 2022 कैलकुलेट ग्रेजुटी, ठीक है स्टूडेंट। मिस्टर ए ने अपनी जॉब स्टार्ट की अली ट्रेडिंग कंपनी ने 1 जनवरी 2021, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी। उसकी बेसिक ग्रॉस सैलरी 72,000 थी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी 1 साल कंप्लीट जब उसको हो गया सर्विसेज को, कंटिन्यू पेड सर्विस में, और मिस्टर ए ने फिर अपनी जॉब को स्विच किया किसी दूसरी इंडस्ट्री में, और उसका लास्ट वर्किंग डे था 15 मार्च 2022, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है ग्रेजुटी। क्या करना है? 72,000 की बेसिक ग्रोथ सैलरी को डिवाइड कर देना है 12 से, तो पर मंथ 6,000 पर मंथ ग्रेजुटी अमाउंट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अब क्या है? 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21, पूरा 1 साल हो गया, 12 महीने हो गए। आपने 12 मल्टीप्लाई बाई 6 किया तो 72,000 12 मंथ की ग्रेजुटी अमाउंट आ गया। और लास्ट वर्किंग डे था 15 मार्च। 1 जनवरी 22 से, ठीक है, 15 मार्च 22 तक कितने महीने हो गए? जनवरी 1 महीना, फरवरी 2 महीने, और 15 मार्च तक। मैंने आपको कहा था ना, पीछे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर कोई एम्प्लॉई अगर किसी स्पेसिफिक मंथ में 15 डेज़ भी परफॉर्म करता है तो एज़ पर ग्रेजुटी एक्ट उसको आप एज अ होल मंथ कंसिडर करते हैं। तो 1 जनवरी से 15 मार्च तक आप 3 महीने लेंगे, 3 मंथ्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, तो 18,000 ये बने। तो टोटल ग्रेजुटी अमाउंट कितना है? 90,000, ठीक है सर। ये ग्रेजुटी की एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें कोई विदाउट सर्विस ऑफ नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें वही प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको दी गई है, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ है कि 7 डेज उसने अनपेड लीव विदाउट पे जो है वो लीव अवेल की है। जो अनपेड सर्विसेज जिसे हमने इससे पहले डिस्कस किया था, इसमें वो हमने इसमें इंक्लूड किए, जिसकी वजह से उसके ग्रेजुटी पीरियड को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसलिए एक्सटेंड ऑफ ग्रेजुटी पीरियड लिखा है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको ट्रीटमेंट करके बता रहा हूँ। मिस्टर ए स्टार्टेड हिज जॉब इन अली ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम 1 जनवरी 2021 विद बेसिक ग्रॉस सैलरी 72,000, ठीक है। बेसिक ग्रॉस सैलरी 72,000 है। मिस्टर अली ने जॉब स्टार्ट की अली ट्रेडिंग कंपनी, 1 जनवरी उसकी 2021 डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी। और बिफोर कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस ही अवेल 7 डेज लीव्स, उसने अपनी कन्फर्मेशन से पहले 7 डे लीव अवेल कर ली, जो 2 फेब से लेके 8 फेब तक थी। एक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ कंटिन्यू पेड सर्विस, मिस्टर ए स्विच हिज जॉब इन अदर इंडस्ट्री एंड हिज लास्ट वर्किंग डे 15 मार्च 2022 कैलकुलेट ग्रेजुटी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मिस्टर अली ने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर कंटिन्यू पेड सर्विस में उसने जब उसने स्विच की अपनी जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कंटिन्यू पेड सर्विस में, तो उसका लास्ट वर्किंग डे था 15 मार्च। ग्रेजुटी
कैलकुलेट अब आपने क्या करना है, जब कुछ नहीं करना, 72,000 बेसिक ग्रोस सैलरी लेनी है, करंट जो लास्ट राउंड ग्रोस सैलरी होगी डिवाइड बाई 12, तो 6,000 पर मंथ ग्रेजुटी अमाउंट आ जाएगा। डेट क्या लेनी है, वैसे तो 1 जनवरी 2021 थी, लेकिन हम अब फर्स्ट नहीं लेंगे। क्यों? 7 दिन ये लीव अवेल कर चुका है जो अनपेड लीव थी या विदाउट या अनपेड सर्विसेज थी, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो इसका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 से नहीं होगी, फिर 8 जनवरी पे आ जाएगी, क्योंकि 7 दिन को हमने एक्सटेंड कर दिया। ये एक्सटेंड ऑफ ग्रेजुटी पीरियड इसलिए इस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 जनवरी से आप 7 जनवरी 22 तक 12 महीने हो गए, 12 मल्टीप्लाई 6, तो 72,000 आपके पास 1 साल की ग्रेजुटी आपने निकाल ली 12 मंथ्स की। फिर 8 जनवरी से 7 मार्च तक आपने जो है वो 2 मंथ्स हो गए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 12,000 हो गए। फिर 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप लेंगे, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तकरीबन 8 दिन बनते हैं। 8 दिन की कोई ग्रेजुटी पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि ग्रेजुटी एक्ट कहता है कि जब मिनिमम कम से कम 15 डेज़ होने चाहिए तो आप उसको एज अ होल मंथ कंसिडर करेंगे, वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड में। क्योंकि इसमें 8 दिन बन रहे हैं तो हम इसको कोई ग्रेजुटी नहीं देंगे इन 8 दिनों की, तो यहाँ पे नील लिख दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, अब 72,000 प्लस 12,000 दोनों को टोटल करेंगे तो 84,000 आपकी टोटल ग्रेजुटी अमाउंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये एक्सटेंड ऑफ ग्रेजुटी पीरियड है जो मैंने आपको करके बताया कि अनपेड सर्विसेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ग्रेजुटी में इसकी वर्किंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, और ये आज का हमने जो कि टॉपिक डिस्कस किया ये प्रोफेशनली टॉपिक है। ये उन प्रोफेशनल के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो हमारे HR के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल टॉपिक है ये, और वैसे तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उनकी डे टू डे वर्किंग में इस तरह की वर्किंग ग्रेजुटी वर्किंग जो आ रही होती हैं। ठीक है, इनमें हम आपसे जैसे डिस्कस किया, इससे लीगल राइट का डिस्कस किया, कंस्ट्रक्टिव राइट ये डिस्कस किया, और आपको इसकी वर्किंग बताई। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उसमें भी हम प्रोफेशनल टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को कर दें लाइक, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें स्टूडेंट, ताकि आने वाली वीडियोस का, आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।